नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गणेश। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टारगेट विद गणेश पर। दोस्तों, मुझे सारी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर। और आज से हम एनसीईआरटी सीरीज में कक्षा 6 की हमारे अतीत फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। डेली आपको चैप्टर वाइज क्लासेज मिलती रहेंगी, तो आप बने रहें। ये क्लास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड कक्षा 6 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और सिविल सर्विस एग्ज़ाम में प्री प्लस मेंस एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज से हम एनसीईआरटी सीरीज में कक्षा 6 की क्लास को, इसमें हम कक्षा 6 से और 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश पर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे ज्वाइन कर लें या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर लें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे अतीत फर्स्ट बुक को। फ्रेंड्स, इसमें 11 चैप्टर हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब पहले हमारे अतीत में क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ था, इसके पढ़ेंगे। और डेली आपको एक एक चैप्टर की क्लासेज मिलती रहेगी। कक्षा 6 से 12वीं तक कंटिन्यू आपको क्लासेज मिलेंगी। अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गणेश पर अपलोड की जाएंगी। थैंक यू दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। फ्रेंड्स, ये है रशीदा। ये लड़की का नाम है रशीदा। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। फ्रेंड्स दोस्तों, रशीदा के मन में सवाल चल रहा है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ। इसको हम कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। चलिए दोस्तों, इसका कैसे पता लगाएं। हम इसका कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। चलिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं फ्रेंड्स। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिरकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र फर्स्ट पृष्ठ 2 पे आएगा वो, उसमें नर्मदा नदी का पता लगाओ। दोस्तों, इसमें आपको नर्मदा नदी दिखाई दे रही होगी। मैं बताता हूँ आपको। इस नदी के बारे में हमें पता लगाना था इस मानचित्र में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। जो ये नर्मदा नदी देखी अभी अपन ने, इस नदी के तट पर रह रहे हैं कई लाख वर्ष पहले से। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। इस नदी के किनारे रहते थे। दोस्तों, अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको इसकी पीडीएफ, नोट्स, यूपीएससी जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें
लिख सकते हैं और आपको उसके नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। फ्रेंड्स ज़रूर ज्वाइन करें टारगेट विद गणेश को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों की उपजाना आरंभ किया था। दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है, पहले भी कई बार आ चुका है कि सबसे पहले कौन सी फसलों को उपजाना आरंभ किया था? गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले कृषि का विकास क्या हुआ था? गारो, उत्तर पूर्व में जो गारो की पहाड़ियाँ हैं ना, उत्तर पूर्व में वहाँ पर जैसे देखो गारो की पहाड़ियाँ, और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, यहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था। दोस्तों सुलेमान और कीर्थकर पहाड़ी हैं इसमें, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर है सुलेमान और कीर्थकर पहाड़ियाँ। यहाँ सबसे पहले 8000 वर्ष पहले गेहूँ और जौ की फसलें उपजाना आरंभ किया था सुलेमान और कीर्थकर पहाड़ियों पर। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसका मानचित्र में पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम दोस्तों, जैसे कि ये सिंधु नदी जा रही है, आपको दिखाई दे रही होगी सिंधु नदी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, सतलज, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी, ये सभी हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी यहाँ पर जा रही है, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। सहायक संधियाँ किसे कहते हैं? सहायक संधियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एकदम सरल से समझाया जाएगा। आप आने वाली सभी वीडियोज़ को देखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ जैसे छोटी छोटी नदी, जैसे एक बड़ी नदी जा रही है, इसमें आके छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं, कोई किधर से आती है कोई किधर से आती है, और ये है बड़ी नदी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। मतलब छोटी वाली नदियाँ एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं, तो छोटी वाली नदियों को बड़ी नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मानचित्र हम देख सकते हैं। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसी दक्षिण एशिया को, दक्षिण एशिया को, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दक्षिण एशिया है। ये इधर समुद्र हैं, पहाड़ हैं, सभी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा नदी और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। फ्रेंड्स जैसा कि हम मैप में अभी देखेंगे,
गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में इसको बिहार के नाम से जाना जाता है, पहले इसको मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। जैसे कि हम अभी गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी का पता लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपको इसमें गंगा नदी की सहायक सोन नदी दिखाई दे रही होगी। जैसे कि ये सोन नदी है, ये नदी गंगा में जाके यहाँ पर मिल जाती है। ये गंगा नदी जा रही है, ये आ रही है गंगा नदी यहाँ से इसमें जाके सोन नदी मिल जाती है। गंगा नदी यहाँ चली जाती है बांग्लादेश में, फिर बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, यहाँ के जो पास का क्षेत्र था उसे मगध कहते हैं, वर्तमान में इसको बिहार कहा जाता है। आगे चलते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। लोगों ने खूब यात्रा की। कभी ऊंचे ऊंचे पर्वत आ जाते थे बीच में, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदी, तब भी वो यात्रा करते थे। इतनी जोखिम भरी यात्रा थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, कठिन नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में भी, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मतलब कि लोग इधर उधर यात्राएं करते थे। कोई तो नए स्थान खोजने के लिए यात्रा करता था, कोई एक गांव से दूसरे गांव में जाता था, कोई एक दूसरे को शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए यात्रा करते थे। कभी कभी वो जहाज़ों में अब सेना के साथ जाते थे, मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाया करते थे। आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियों, पर्वतें, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। मतलब लोग आए, लोगों के आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया और बढ़ाया, उनको विकसित किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को भी अपनाते रहे। इस तरह से लोग आते रहे और जाते रहे और एक दूसरे के अच्छे विचारों ग्रहण करते रहे। उनकी संगीत रचनाएं, उनकी कलाकारी, सबको। अपने देश के लिए, देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व
उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दोस्तों, जैसा कि इसमें कह रहे हैं कि इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। जैसे कि आपको अभी एटलस दिखाया जाएगा, उसमें ईरान और यूनान बताते हैं। दोस्तों, अभी जैसा कि आपने ईरान और यूनान देखे मैप में, ईरान और यूनान हमने अभी मैप में देखे, वर्ल्ड के मैप में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। भारत शब्द का प्रयोग मतलब कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में जो लोगों का समूह रहता था उसके लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में लोगों के समूह के लिए भारत नाम का प्रयोग। लेकिन इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। भारत का मतलब भारत शब्द का समूह का उल्लेख संस्कृत की जो कृति है ऋग्वेद 3500 वर्ष पुरानी उसमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग भारत मतलब अपने देश के लिए होने लगा, भारत के लिए। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये पुस्तकें देखो, ये आप देख सकते हैं, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। या तो जो ताड़ के पत्ता होते हैं उन पर, या अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि की एक पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है उसका एक पृष्ठ दिखाया गया है यहाँ समझने के लिए। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनकी अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस देख सकते हैं भुर्ज पेड़ से बनी हुई पांडुलिपि को किस तरह बनाई गई थी, ताड़ के पत्तों को इकट्ठा करके एक एक करके। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है।
इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृतिक भाषा थी उसका प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। जिस तरह से आज के में जो उद्घाटन करते हैं, शुभारंभ करते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तो वो प्लेट पर लिखवाते हैं ना येलो येलो कलर में, उस तरह से पहले इस तरह लिखवाया जाता था। आजकल उसमें कलर भरते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अभिलेखों पर लिखते थे कि यह अभिलेख में कब विजय हुई, क्यों लिखा गया, सबके बारे में इनमें जानकारी मिलती है। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख, यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं तो किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जैसे हम लिखेंगे तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोई तो भाषा में लिखेंगे, अक्षरों या फिर शब्दों या संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो अभिलेख है ये यूनानी तथा अरामेइक नामक दो लिपियों में है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसका आंसर हमें लिखना है। आपको पता लगाना, सोचना है। लिखना है तो क्या है, सोचना है थोड़ा सा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, बायां, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ये जो पात्र है वो प्राचीन नगर से प्राप्त किया गया है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दायां, एक पुराना चांदी का सिक्का, एक जो पुराना है चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष से पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, ये हमारे सोचने के लिए प्रश्न है। हम सोचें, पता लगाएं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे,
वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? फ्रेंड्स, अपने चैनल टारगेट विद गणेश को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और आपको क्वेरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाएं। आपको वीडियो कैसी लगी? फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अभी बहुत पढ़ना है, डेली अपन पढ़ेंगे ऐसे ही चैप्टर वाइज। आप बने रहें और चैनल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये वहाँ से प्राप्त हुआ, वहाँ से प्राप्त हुआ। इतिहासकारों ने कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया गया है? बिल्कुल दिया था दोस्तों। आपने बोला था कि ये कक्षा 6 की पुस्तक है हमारे अतीत फर्स्ट। यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ कर ही करते हैं, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद में अतीत भी विद्वान थे, अतीत में भी विद्वान थे ऐसे भेद। जैसे कि अंडमान निकोबार है, भारत का ही है वह आज भी मछलियों को पकड़ कर शिकार करके फल फूल संग्रह करके भोजन प्राप्त करते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उन द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी पर अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल भाषा में एनसीईआरटी समझ में आती है, तभी तो यूपीएससी टॉपर्स जो एनसीईआरटी पढ़कर ही तो टॉपर रैंक लाते हैं। आप भी ला सकते हैं, सभी ला सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूर पढ़ें, अपने चैनल पर बने रहें। तिथियों का मतलब क्या है? तिथियों का मतलब, और आपकी इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिस कक्षा 6 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, इस तरह से अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएंगी। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष से कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। जैसे आज ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसके 2000 बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों में ईसा पूर्व लिखा जाता है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा से पहले के रूप में की जाती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, 21वीं सदी से पूर्व, 1750 से पूर्व, इस तरह से ईसा पूर्व। जैसे
700 ईसा पूर्व, इस तरह से अपन बोलते हैं। और बाद में ईस्वी बोलते हैं 1950 ईस्वी, 1200 ईस्वी के रूप में की जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। 2000 को हम अपना आरंभिक बिंदु मानेंगे, अभी प्रेजेंट। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में BC, हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहा जाता है और इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिख पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, CE अक्षरों का जो प्रयोग है वो कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के VP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। उनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, ये पृष्ठ 3 था। इसमें जैसे कि यहाँ लिखा है 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, पूर्व लिखा है मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर, A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। जैसे कि देख सकते हैं, शेर के लिए L अक्षर, चिड़िया के लिए A अक्षर। इस तरह से लिपियों का प्रयोग किया जाता था। कौन सा? कल्पना करो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये हमारी सोच को विकसित करते हैं और UPSC की मेंस में या PCS मेंस में लिखने में बहुत सहायता करते हैं। इंटरव्यू में भी बहुत काम आते हैं। तुम्हें एक पुरातात्विद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विद से पूछना चाहोगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर लिखें और लिखकर आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं। वहाँ इसकी जो PDF रहेगी उसके वहाँ कमेंट में आप भेज सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स।
सुमेलित करो। ये सुमेलित करने हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। नर्मदा घाटी कहाँ है, मगध कहाँ है, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। जैसा कि दोस्तों अपन ने अभी पढ़ा था नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में क्या हुआ, यहाँ आकेट तथा संग्रहण करते थे। मगध में क्या हुआ, सबसे पहला बड़ा राज्य था। गारो की पहाड़ियाँ, यहाँ सबसे पहले कृषि की गई। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु सहायक नदियों के किनारे सिंधु सहायक नदियों के किनारे प्रथम नगर, और प्रथम नगर गंगा घाटी के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। नर्मदा घाटी में आकेट संग्रहण होता था। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो की पहाड़ियाँ में आरंभिक कृषि की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ महत्वपूर्ण ये तिथियाँ हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 25 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। यही तो क्वेश्चन है जो मेंस में आते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स अब आप कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, टारगेट विद गणेश को। फ्रेंड्स ये प्रश्न हमारी सोच को विकसित करते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं ये प्रश्न। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश को ज्वाइन कर लें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड्स। अगली वीडियो के लिए वेट करें कल का। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।